कि हम अपने रेगुलर वीलॉग में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले तो यह है कि अरब ममालिक से अब कुछ नरम खबरें आना शुरू हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप इतना टाइम क्यों गेन कर रहा है? यानी पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन का टाइम दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर मैं हमला कर दूंगा और सब कुछ तबाह कर दूंगा। तबाही तो उसके बावजूद जारी रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी अटैक कर रहे हैं और इसराइल भी अटैक कर रहा है, तो इसराइल का और अमेरिका का हमला तो रुक नहीं रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फिर 2 दिन मुकम्मल होने से पहले 5 दिन की डेडलाइन दी, फिर 5 दिन मुकम्मल होने से पहले 10 दिन की डेडलाइन दी। ईरान की जानिब से किसी किस्म का ऐसा जवाब अभी तक नहीं मिला जिससे ये उम्मीद की जाए कि कोई जंगबंदी हो जाएगी। तो ये हो क्या रहा है? देखिए, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जंग से निकलना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। जो अमेरिका में आज के दिन में हुआ है 28 तारीख को, क्योंकि पाकिस्तान में वक्त जो है वो पहले चलता है, अमेरिका में बाद में आता है। तो पाकिस्तान में आपके पास 29 तारीख होती है, तो अमेरिका में 28 तारीख ही चल रही होती है। और जो कुछ 28 तारीख को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ वो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि वहां रिकॉर्ड लग रहे हैं, नए से नए रिकॉर्ड लग रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का वो वाहिद सदर बन गया है जो अपनी मुद्दत के दूसरे ही साल में इस कदर गिरावट का शिकार हो गया कि माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं है। अब मामला यह है कि अरबों को एक बात तो समझ आना शुरू हो गई है, उनके स्टेटमेंट भी आना शुरू हो गए हैं। और इसके पीछे एक रीजन जो है वो तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान इस लड़ाई का हिस्सा बनना नहीं चाहता। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की थी, बुला के मौलवियों को डराया भी था और इधर उधर बातचीत भी ऐसी की थी, को बंदे शंदे भी मार दिए थे और इस तरह के स्टेटमेंट सियासतदानों से दिलवाए भी थे। लेकिन ये मौकिफ अवाम में बिल्कुल पजीराई हासिल करने में नाकाम रहा। उन्हें इस बात का आइडिया हो गया है कि अगर हम सऊदी अरब के लिए ईरान से लड़े या अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के साथ लड़े तो पाकिस्तान के अंदर हमारी मंजी ठुक जाएगी। लिहाजा ये भी अब पीछे हट रहे हैं और परेशान है कि हमने दिफाई मुआहदा तो कर लिया, अब जनाब मामला संभाले कैसे? तो ये सारे मिलकर सऊदी अरब को हाथ नहीं पकड़ा रहे और सऊदी अरब और अरब ममालिक अमेरिका को हाथ नहीं पकड़ा रहे। अब पहली मरतबा ऐसा हुआ कि कतर के बाद सऊदी अरब के बाद यूएई, इन सबके बयान आना शुरू हो गए। उर्दन, याद रखिएगा, उर्दन इसराइल के साथ ही रहेगा हमेशा, और वो उसका तरीकेकार ही वो है, वो बहुत पुराना उनका सिलसिला उनके साथ चल रहा है, वो अब छोड़ दें। लेकिन यहां पे अरब ममालिक में ये सोच पैदा हो गई है कि हम बहुत बड़े लूजर बन जाएंगे अगर हम इस लड़ाई के अंदर उतरे तो, और ईरान हमारे साथ बहुत बुरा कर सकता है। अगर हम ईरान को मारेंगे अनाउंस करके तो वो भी मारेगा। अब एक चीज पे आप गौर कीजिएगा, देखिए नुकसान किसका होगा एंड ऑफ द डे, ये है सबसे बड़ी सोचने वाली बात। ये है जी अमेरिका, यहां से अमेरिका आता है और यहां लड़ाई चल रही है इस जगह पे, ये ईरान है। अब मुझे बताएं, दुनिया का ये दूसरा कोना है, ये ईरान है, तो अमेरिका का क्या बिगड़ेगा? क्या ईरान या कोई और मुल्क यहां से मिसाइल मार सकते हैं अमेरिका के ऊपर? नहीं मार सकते। बहुत बड़ा फासला है। ये पूरा वर्ल्ड मैप आपके सामने पड़ा है, पूरा का पूरा अफ्रीका क्रॉस करना पड़ता है, गल्फ क्रॉस करना पड़ता है, यूरोप क्रॉस करना पड़ता है, अटलांटिक ओशियन क्रॉस करना पड़ता है, नहीं पहुंच सकता, इतनी कैपेसिटी नहीं है। हां, अमेरिका के पास ये कैपेसिटी है। अमेरिका ने किया ये कि ये जो रीजन है, ये वाला जो एरिया, ये सारा, यहां पे अमेरिका ने अपनी बेसिस बनाई थी, मिलिट्री बेसिस। अमेरिका ने ओमान में, सऊदी अरब में, रेड सी में, इसराइल में, उर्दन में, इराक में, शाम में, और हत्ता कि कुवैत के अंदर, यूएई के अंदर, कतर के अंदर, बहरीन के अंदर, हर तरफ अमेरिका ने अपनी बेसिस बनाई थी। और इन्हीं बेसिस के ऊपर ईरान वापस अटैक करता है। और सबको समझ आ गई है कि अमेरिका की रोकने की सलाहियत वो नहीं है जो हम समझ रहे थे। इक्का दुक्का मिसाइलों को वो रोक सकता है, लेकिन अगर कभी बड़ा हमला हुआ तो वो नहीं रोक पाएगा। अगर ये जंग नहीं रुकती तो नुकसान किसका होगा? सबसे पहले सोचने वाली बात यह है। तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा जंग ना रुकने की सूरत में, वो जनाब ये खित्ता, ये वाला, इस खित्ते का सबसे बड़ा नुकसान होगा अगर जंग नहीं रुकती। तो ये सारा का सारा मिडिल ईस्ट है, ये तबाह हो जाएगा, इनका कारोबार बंद हो जाएगा। इनके यहां पे कारोबार है कौन से? इनका सबसे बड़ा कारोबार है तेल का और गैस का। तो वो कारोबार तो तब चलेगा ना जब ये आबनाए हुर्मस चलेगी। जब ये आबनाए हुर्मस ही नहीं चल रही, यहां से तेल की सप्लाई बंद है, यहां तेल आ नहीं पा रहा, इसमें से तेल निकल नहीं पा रहा, ये आगे यूरोप अगर इंतजार कर रहा है तो तेल वहां भी नहीं जा रहा। तेल जो है ये यहां से इंडिया भी नहीं जा रहा, यहां पाकिस्तान भी नहीं पहुंचेगा। ये आगे जापान है, थाईलैंड है, ये जापान है, ये चाइना है, ये म्यांमार है। अगर इन सबको तेल नहीं मिलता और यहां यूरोप में भी नहीं जाता तो सबसे बड़ा नुकसान तो इनका है, क्योंकि ये तेल के सबसे बड़े सप्लायर हैं। तो नंबर 1 नुकसान तो हो जाएगा इनका। नंबर 2 सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा, और उनके नुकसान की भरपाई भी नहीं होगी, वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 2 पे जिन ममालिक का सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो है जनाब ये यूरोपीय ममालिक।
इनका नुकसान सबसे बड़ा क्यों होगा? इन्होंने बेहतरीन इंडस्ट्री लगाई हुई है अपने मुल्कों में। ये करते ये थे कि दुनिया भर से तेल और एनर्जी और गैस ये ले जाते हैं अपने मुल्कों में। ये यूरोपीय ममालिक, यूरोपीय यूनियन इनकी एक बनी हुई है। इन्होंने फैसला किया है एक पे हमला सब पे हमला, तो ये मिलजुल कर रहते हैं। आप एक वीजा लेते हैं, शेंजन वीजा उसे कहते हैं, आप पूरे यूरोप में ट्रैवल करते हैं, कोई आपको नहीं रोकता। मैंने अभी वीजा लिया तो मेरे पास एक वीजा है, मैंने नीदरलैंड का वीजा लिया, मैं चाहूं तो ये पूरे यूरोप में घूम सकता हूं। इन्होंने आपस में इकट्ठ किया हुआ है। तो ये इंडस्ट्री सारी यहां पे लगी हुई है। रॉ मटेरियल ये उठाते थे पहले अफ्रीका से, अभी भी लेते हैं वहां से, अब उस तरह नहीं है जिस तरह मादी में था। और ये ऑयल एंड गैस, ये तीन बड़ी जगह है जहां से ये हासिल करते हैं। एक ये ऑयल एंड गैस हासिल करते हैं या ऊपर से, या इनको कुछ यहां पे जखायर हैं, कुछ वहां से इनको मिल जाते हैं। एक बड़ा जरिया इनका रशिया था, रशिया से इनको बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो ऑयल एंड गैस मिल सकती है, क्योंकि रूस के पास तेल भी है और गैस के भी बहुत बड़े बड़े जखायर है। और रूस के जरिए से ये आएगा अगर कुछ इनके पास पहुंचेगा सेंट्रल एशिया से। तो तीसरा इनके पास जो सबसे बड़ा जरिया था वो ये है, ये यहां से गुजरा, ये आपने हुरमत से होता हुआ बाब मंदब से गुजरा, नहर स्वेज से होके मेडिटेरियन सी से जाके यहां पे यूरोप को मिल जाता है ऑयल और गैस। यहां से जर्मनी की इंडस्ट्री चल रही है, फ्रांस की इंडस्ट्री चल रही है, बेल्जियम की इंडस्ट्री चल रही है, स्पेन चल रहा है, बाकी कंट्रीज, बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, पूरी दुनिया के अंदर इनका सामान जाता है बनकर। बेहतरीन कारनामे इन्होंने किए हुए हैं, तो वो सारा यहां से चल रहा था। तो इनको होगा सबसे बड़ा नुकसान दूसरे नंबर पे। इसीलिए यूरोप इस लड़ाई से बचना चाहता है। यूरोप को यह पता है कि अगर ये लड़ाई तूल पकड़ गई तो जितना अरसा ये लड़ाई चलेगी इस रीजन के अंदर, उतना अरसा यूरोप के हालात अच्छे नहीं होते। यूरोप की इंडस्ट्री बैठ जाएगी, वहां पे लगातार महंगाई बढ़ती चली जाएगी, इसलिए वो लड़ाई से लगातार अवॉइड कर रहे हैं। एक ज़बरदस्त चाल चली है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, और ये आखिरी वक्त में चली है आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक ज़बरदस्त किस्म की अनाउंसमेंट की है। यानी ऐसा लग रहा था कि काफ़ी चीज़ें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कंट्रोल में है, बैकडोर चैनल राब्ते भी चल रहे थे, इनके आपस में मुज़ाकरात भी हो रहे थे, बातचीत चल रही थी, कुछ चीज़ें तय हो गई थी जो मैंने आपको बताई, कुछ चीज़ों पे डेडलॉक था जो अभी भी जारी है। प्रॉब्लम यही है कि सीटों का क्या करना है, क्या ये सीटें ख़त्म करनी है या ये सीटें मौजूद रहेंगी, और इनकी तादाद अगर कम करनी है तो इन सीटों की हैसियत क्या होगी, इनके इख्तियारात क्या होंगे, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रही थी। और इस बीच में अचानक से इलेक्शन कमीशन आता है आज़ाद कश्मीर का, और वो ये ऐलान कर देता है कि आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक होंगे, लेकिन साथ ही वो इसको 3 मराहिल में करवाने का ऐलान कर देता है। यानी 3 मरतबा ये इलेक्शन होगा और तीनों मरतबा छुट्टी के दिन इलेक्शन करवाया जाएगा। तो 3 मरतबा इलेक्शन में जो अलग अलग तारीखें दी गई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये 3 अलग अलग डिवीजन हैं जिनके अंदर इलेक्शन होने। एक मीरपुर डिवीजन है, मुजफ्फराबाद डिवीजन है, और एक जो है वो पुंछ डिवीजन है। तो इनमें लगभग सीटें मिलती जुलती हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है। 33 सीटें हैं, तो तीनों के ऊपर आप तकसीम कर लें, एक जगह पे 12 हैं, 11 हैं, ऐसी सीटों की तादाद है। अब इसमें जो मीरपुर डिवीजन है इसके इंतखाबात पहले से जो शेड्यूल बना हुआ है 27 जुलाई को वो करवा रहे हैं, जबकि मुजफ्फराबाद डिवीज़न में इसके बाद इंतखाबात होंगे जो 2 अगस्त को करवाए जा रहे हैं। और जो महाजरीन की नशिस्तें हैं उनके ऊपर भी 2 अगस्त को इंतखाबात करवाए जाएंगे, जो 12 नशिस्तें मौजूद हैं इधर पाकिस्तान में या बाकी एरियाज़ के अंदर महाजरीन वाली। और पुंछ डिवीज़न में जो इंतखाबात करवाए जाएंगे वो 10 अगस्त को करवाए जाएंगे। यानी 27 तारीख को शुरू होने वाले इंतखाबात 10 अगस्त को ख़त्म होंगे। जुलाई की 27 को शुरू हो जाएंगे, 10 अगस्त को ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें 3 अलग अलग जगहों पे पोलिंग हो रही है। एक पाकिस्तान के अंदर हो रही है जो महाजरीन की 12 नशिस्तें हैं, एक मीरपुर के डिवीज़न में हो रही है, और एक जो है वो पुंछ डिवीज़न में हो रही है, और एक मुजफ्फराबाद डिवीज़न में हो रही है। तो इसको ये करने का मकसद क्या है? देखें, फोर्सेस को ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन करवाना, एक साथ करवाना, तो उसके ऊपर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। जो बाइकआउट करने वाली फोर्सेस हैं या लोग हैं उनकी काफ़ी मकबूलियत है और आवाम के अंदर उनकी काफ़ी जगह है। तो अगर इलेक्शन करवाया जाता एक साथ तो काफ़ी मुश्किल रहता। तो इसका हल ये निकाला गया है कि 3 अलग अलग मराहिल में ये इलेक्शन करवाए जाएं। और जो सबसे आखिर में इलेक्शन रखा गया 10 तारीख को, वो वहाँ रखा गया जहाँ इस वक्त मुजाहिरीन बैठे हुए हैं रावला कोट में, यानी पुंछ डिवीज़न। यहाँ पे सबसे आखिर में इंतखाबात करवाए जाएंगे ताकि बाकी चीज़ों से अपनी हुकूमत पक्की की जाए, बाकी जगहों से अपनी सीटें निकाल ली जाएं,
और फिर आखिरी मरहले में यहाँ पहुंचे और यहाँ की जो 10-11 सीटें उनके ऊपर एंड में आके इलेक्शन हो जाएगा। इन 10-11 सीटों के बगैर भी वो पिक्चर बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि किसकी हुकूमत बन रही है आज़ाद कश्मीर में और किस तरह से बन रही है। इसमें ना एक बड़ा ज़बरदस्त एक पॉलिटिकल एंगल है। अगर तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये चाहती है कि उनके मुतालबा तस्लीम किए जाएं और इलेक्शन बाद में हो, तो फिर उन्हें बहुत शिद्दत के साथ एहतजाज का दायरा कार बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें लॉन्ग मार्च भी करना पड़ेगा, उन्हें बाहर भी आना पड़ेगा, बाकी कश्मीर को भी उन्हें मैदान में लाना पड़ेगा। वो काफ़ी कुछ उन्हें करना पड़ेगा इसके लिए, अगर वो ये कर सकते हैं। अभी तक तो उन्होंने साबित किया कि वो बड़ी मजबूती के साथ अपने मौके पे खड़े हुए हैं। और जो एक चीज़ जहां मामला फंसा हुआ है वो सीटों का ही है। अब क्योंकि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जो है आज़ाद कश्मीर का, उससे एक ऑर्डर ले लिया था, और वो ऑर्डर ये था कि आईनी तरमीम के बगैर आप इन 12 नशिस्तों को ख़त्म नहीं कर सकते। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप ये 12 नशिस्तों पे जो बंदे बैठे हुए हैं, आईनी तरमीम के लिए आपको उनका भी वोट चाहिए होगा। तो आप मुझे बताएं ना कि जो खुद उस सीट के ऊपर आकर बैठा, वो उस सीट को ख़त्म करने के लिए किसी आईनी तरमीम का हिस्सा कैसे बनेगा? तो ये तकरीबन नामुमकिन जैसी चीज़ है इन सीटों की मौजूदगी में आईनी तरमीम। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं और आज़ाद कश्मीर के लोग तुल जाएं कि जनाब ये सीटें आप रख लें, लेकिन ये वोटिंग का इनका इख्तियार ख़त्म कर दिया जाए, या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में जो बैरूनी मुदाखलत है उसका खात्मा किया जाए, तो वो एक अलग सिनेरियो फ्यूचर में शायद बन जाए। लेकिन अभी के लिए ये हुकूमत का एक बड़ा ज़बरदस्त मूव है, एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा ज़बरदस्त मूव है, जिसमें वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले एक डिवीज़न में पहुंचाएंगे, मीरपुर डिवीज़न में पूरे को कंट्रोल करेंगे, पूरा सिक्योरिटी का माहौल बनाएंगे, और मीरपुर डिवीज़न में वो सबसे पहले इलेक्शन करवा देंगे। यहाँ काफ़ी सीटें हैं, तो 10 से ज़्यादा सीटों के ऊपर जब यहाँ इंतखाब होगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर दूसरी मरतबा ये जाएंगे मुजफ्फराबाद डिवीज़न में, उसमें नीलम वैली भी है, झेलम भी है। तो जब ये वाला इलेक्शन करवाएंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, और साथ ही जो महाजरीन वाली 12 सीटें उन पर भी इलेक्शन हो जाएगा। जो एक मुतालबा है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कि इसके ऊपर इलेक्शन ना करवाया जाए और इनको मुंतखब ना किया जाए, या इन सीटों को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, या फिर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनाने या गिराने में इनका रोल नहीं होना चाहिए। फिर आखिर में जब वो पूंछ में पहुंचेंगे तो तब तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। और पूंछ को आखिर में इसलिए रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिस्टम के अंदर गुंजाइश पैदा की जा सके। तो ये नाज़रीन अब तक की हिकमत अमली है, और मेरे ख्याल में ये एक ऐसा मूव है जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि उनके साथ जो नेगोशिएशंस हो रही थी, क्या वाकई वो नेक नियति के साथ हो रही थी? क्योंकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ बातचीत में ये भी कहा गया कि हम इलेक्शन थोड़ा आगे कर लेते हैं। ये भी कहा गया कि आप इलेक्शन के अंदर हिस्सा भी लें अपने उम्मीदवारों के जरिए से, और उन्होंने भी कहा कि हम अपने उम्मीदवार नामजद कर सकते हैं अगर हमारे मुतालबात माने गए तो। यानी ये ऑफ द रिकॉर्ड में आपको जो बातें मेरे साथ हुई मैं वो आपको बता देता हूँ कि बाकायदा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बहुत सारे लोगों ने, जिनका इस कमेटी से ताल्लुक है, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं। और इन केस के ये बाइकआउट की कॉल वापस हो जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ गारंटीज चाहिए और कुछ उनके मुतालबात जो हैं वो तस्लीम किए जाएं। तो अब ऐसा लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि किसी सूरत भी इस लड़ाई में कश्मीरियों को जीतने नहीं देना। देखिए, अगर कश्मीरी या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अवामी एहतजाज के नतीजे में अपना मुतालबा मनवाने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान में ये एक मिसाल बन जाएगी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़े प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम यह है कि अगर अवामी एहतजाज के नतीजे में लोगों ने अपने मुतालबात मनवा लिए तो फिर ये जगह जगह पे होना शुरू हो जाएगा। फिर कल को उठेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देंगे और वो कहेंगे जी जैसे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक लंबे लॉकडाउन के बाद वहां पे कामयाबी मिली आज़ाद कश्मीर के लोगों को, तो हम भी अपने मुतालबात में कामयाबी हासिल कर लेंगे। फिर कोई और सुबह भी ये करेगा, तो एस्टेब्लिशमेंट को ये सूट नहीं करता। एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है कि कुछ भी करके अवामी एहतजाज के नतीजे में कोई तब्दीली ना आए ताकि अवामी एहतजाज का रास्ता खुलने से पहले ही बंद हो जाए। बहरहाल एक जबरदस्त चाल उन्होंने चली है, देखते हैं इसका नतीजा। मुतालबात ऐसे हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों के, चले ये दो चीज़ें आप कबूल कर लें और उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में करते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर फाइक को और आईजी जो वहाँ पे लगाए गए हैं, इन दोनों को हटाने का मुतालबा भी किया गया था कि जो सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फाइक है जिन्होंने इन सारे ऑपरेशंस को लीड किया, उन्हें आज़ाद कश्मीर से हटाया जाए और साथ में कहा गया कि आईजी को भी हटा दिया जाए। तो इन दो लोगों को
वहां से नहीं हटाया गया, ये मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया, जिसके बाद शकूक व शुबहात बढ़ जाते हैं कि अगर ये इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी मर्जी की हुकूमत मुसल्लत कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा। अच्छा, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को यह भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को कहें कि वो निकल कर वोट डालें और आप अपने नुमाइंदे भी खड़े कर दें बेशक इलेक्शन में, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को पूरा यकीन है कि अगर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन में आ गई तो पीटीआई भी आ जाएगी। और धांधली का तो पूरा बंदोबस्त किया गया है, फॉर्म 47 जारी करके पीटीआई और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को फारिग करेंगे और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को एक मिलीजुली सरकार वहां पे बनाकर दे देंगे दूसरी जमातों के साथ मिलाकर। इस्तेकाम पार्टी को भी जोड़ दिया गया है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ ताकि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें, उनकी सीटें जस्टिफाई हो सकें। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सारा खेल है जो वहाँ पे खेल रही है। आज़ाद कश्मीर के जो वकला हैं, आज़ाद कश्मीर बार कौंसल, उन्हें बड़ी देर के बाद होश आई। यानी वकला तो ओवरऑल पाकिस्तान में वकला में करंटी खत्म हो गया। जुडिशरी की जो हालत है, जो पाकिस्तान की अदलिया के साथ हो चुका है, वही आज़ाद कश्मीर में भी अदलिया के साथ हो रहा है। वकला वहाँ पे भी उतनी जिम्मेदारी ले रहे हैं जितनी पाकिस्तान में ले रहे हैं। अब आज़ाद कश्मीर की जो बार कौंसिल है वो अब खड़ी हो गई और वो ये कह रहे हैं जनाब कि बड़ी ज्यादती हुई है, इलेक्शन एक ही मरहले में होना चाहिए, ये 3-3 दफ़ा इलेक्शन करवा के अब ज्यादती कर रहे हैं। देखिए, पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो एक दिन में हो जाता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को 3 मराहिल में करवाने का मकसद क्या है? वजह यह है कि वहाँ पे निज़ाम कंट्रोल में नहीं है, अवाम कंट्रोल में नहीं है, और इस इलेक्शन के नतीजे में वो नताइज हासिल करने हैं जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, तो फिर उनको मरला वाइज करना पड़ेगा, एकदम वो कर नहीं पाएंगे। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा हूँ वो बिलावल की स्टेटमेंट है। बिलावल स्टेटमेंट ऐसे देता है जैसे सारी ज़िंदगी हो गई इस खानदान को कभी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ही नहीं मिली। यानी लंबा अरसा हो गया बिलावल और उसकी जमात की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत रही है। आज भी जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में वो बिलावल की पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी की है, लेकिन वो तकारीर ऐसे करते हैं जैसे कि उन्हें कभी यहाँ मौका ही नहीं मिला। हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो इनकलाब ले आएंगे। भाई, आपने कुछ करना होता तो गुज़िश्ता 40-50 साल से आप मुसल्लत हैं। आज़ाद कश्मीर में आप और मुस्लिम लीग नून लगातार हुकूमत करते चले आ रहे हैं, तो आज तक आप कुछ ना कुछ तो कर देते आज़ाद कश्मीर के लोगों का, क्योंकि आज तक आपने आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, तो लोग आप पे भरोसा क्यों करें? और लोग भरोसा कर भी नहीं रहे। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो पीपल्स पार्टी 2-3 सीटों तक भी शायद बहुत मुश्किल से पहुंचती। इन हालात में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और पीटीआई अगर इलेक्शन लड़ते तो वो स्वीप कर जाते हैं। पीएमएलएन के हालात तो बिल्कुल ही खराब है ना, वो तो पीपल्स पार्टी से भी गई गुजरी सूरत हाल में। उनका सारा इन्हिसार इस बात पे है कि जो पंजाब के अंदर जम्मू कश्मीर वाली सीटें रखी गई हैं मुहाजिरीन की, वो वहाँ से कुछ सीटें जीत के और कुछ आज़ाद कश्मीर में उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तरस खा के कुछ सीटें दे दे तो किसी और के साथ मिलकर वो कोई हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए। इसके अलावा उनकी हैसियत कुछ नहीं है। बहरहाल बिलावल साहब लगे हुए हैं जनाब कि मैं अब ये भी लेके दूंगा, वो भी लेके दूंगा। आज़ाद कश्मीर में मुकाबला इस बात का नहीं है कि हुकूमत कौन बनाता है, वहाँ मुकाबला इस बात का है कि कठपुतली कौन बनता है। यानी वहाँ पे जो सेक्टर कमांडर हैं या एजेंसियां हैं, उन्हें अपने लिए कठपुतली सरकार चाहिए। अब वो कठपुतली सरकार के ओहदे पे कौन आकर फायज होता है, कौन अच्छा परफॉर्म करता है, इसके लिए इसका मुकाबला चल रहा है पॉलिटिकल पार्टियों में जूते पॉलिश करने का। पीएमएलएन में, पीपल्स पार्टी में, आईपीपी में और उनके साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, ये सारे जूते पॉलिश कर रहे हैं। जो ज़्यादा चमकाएगा उसको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी। इस वक्त तक की सूरत हाल तो नाज़रीन ये है। पीएमएलएन के आप काम चेक करें, इन्होंने 10 इलेक्ट्रो बसें रवाना कर दी हैं आज़ाद कश्मीर के लिए। वो कहते हैं मरी पहुँच भी गई है। ये मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन ये सियालकोट वाला जो रोड है ना, इलेक्शन आने वाला था तो हमजा शहबाज ने कहा जी यहाँ पे फ़ौरन जो है बसें चलानी है, आज चलानी है, कल चलानी है, बस 1-2 दिन के अंदर चलानी है आपने। तब हमजा शहबाज के बाद इख्तियार था, तो यहाँ एक इलेक्शन होने जा रहा था, तो उन्होंने कहा जनाब कि अब कैसे बसें चला सकते हैं, खुदा का नाम लें, अब इस रोड के ऊपर ये रोड ही तैयार नहीं है इस बस के लिए, और ये इस बस का ये रूट ही नहीं बनता। उसने कहा भाई बस चला दो, एक दिन के लिए इलेक्शन के लिए चला दो, इलेक्शन के अगले दिन बेशक बंद कर देना, लेकिन फिलहाल को 10 दिन 5 दिन चला दो इसको। ये जनाब हमजा शहबाज के दफ्तर में जो बंदा काम करता था उसने मुझे बताया, उसने कहा सर ये इतना इलेक्शन के करीब आकर पागल हो जाते हैं कि इन्हें लगता है कि कोई भी चीज़ कहीं पे भी चलानी है ना, इनको अगर कोई ना सड़क के ऊपर जहाज चला देंगे वो भी चला देंगे किराए पे लेके, कि इलेक्शन में हमें वोटें पड़ जाए किसी तरह। अब ये इन्होंने 10 बसें रवाना कर दी हैं, कोई इसकी फिजिबिलिटी नहीं बनाई गई, कोई इसकी बजटिंग नहीं हुई, कोई इसके तकनीकी तैयारियां नहीं की गई, बस बसें भिजवा दी है, पहुँच रही जी कश्मीर, वहाँ पे चलेंगी। ये तो बादशाह वाला निज़ाम है ना, किसने खरीदी, किसके लिए खरीदी, कहाँ से निकाली गई, कहाँ भिजवाई गई, किसकी मलकियत थी, कहाँ पे जाकर चलेंगी, वहाँ चलाने वाला कौन होगा, इसके ऑपरेटर्स कौन होंगे, इसके ड्राइवर जो हैं वो यहाँ पंजाब के हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों को ट्रेनिंग, ये तो लंबा प्रोसीजर होता है। ये तो बादशाह है, यहाँ से उठाई वहाँ पहुँचा दी, ये क्या तरीका है?
कि यहां से बसें उठाई वहां पहुंचा दी, और इलेक्शन कमीशन जो है वो इसका कोई नोटिस ही नहीं ले रहा।